अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। चैप्टर 13 यानी पहला चैप्टर सेकंड ईयर का उसका लास्ट टॉपिक जो है एवोल्यूशन ऑफ स्टार यानी स्टेलर एवोल्यूशन। एक स्टार कैसे बनता है ये हम पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन स्टार क्या है और हमारा जो सन है वो किस कैटेगरी में आता है, वो कौन सा स्टार है। तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं, न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, ब्लैक होल कैसे वजूद में आता है, इन सारे सवालों के जवाब हम इस लेक्चर में देखेंगे जिसका नाम है स्टेलर एवोल्यूशन। और ये जो स्टेलर एवोल्यूशन यानी स्टार कैसे उसका बचपन था, कैसे उसकी जवानी थी, कैसे वो बूढ़ा होता है और मर जाता है, इसी तरह एक स्टार की पूरी एज है, उस एज को स्टडी करना कहलाता है स्टेलर एवोल्यूशन। और जिस थ्योरी की बेस पे हम इसको स्टडी करते हैं उसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये इसका प्रिंसिपल है जिस पे हम एवोल्यूशन ऑफ स्टार को डिस्कस करते हैं। तो टाइम जाया किए बगैर हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत स्टार की जिस चीज से होती है उसको क्या बोलते हैं, नेबुला। अब ये नेबुला क्या है, असल में जो हमारी स्पेस है, आजकल डिफरेंट टेलीस्कोप से इमेज लिए गए हैं नेबुला के। नेबुला क्या है, नेबुला असल में एक क्लाउड होता है। क्या होता है, क्लाउड, जो किससे मिलके बना है, डस्ट से मिलके बना है। पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, इस तरह के पार्टिकल से मिलके बना है। इनमें से जो ज्यादा तादाद है वो इन पार्टिकल यानी ऑलमोस्ट 99% नेबुला के अंदर जो है वो ये गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन वगैरह, और बहुत कम ऑलमोस्ट 1% डस्ट होते हैं। डस्ट में क्या होता है, जो रॉक हैं, जो मिट्रॉइड्स स्पेस के अंदर घूम रहे हैं वो टकराते हैं, उससे जो राख उनकी निकलती है, सिलिकॉन वगैरह, रेत वगैरह, वो थोड़ी बहुत तादाद क्या कहलाती है, डस्ट। इसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो भी आ सकते हैं, बात समझ आ रही। इसमें डिफरेंट गैसेस, मीथेन और इस तरह की गैसेस भी आ सकती हैं। तो जो नेबुला है ये क्लाउड है जो किसका बना है, डस्ट का और पार्टिकल्स लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इन सब को मिला दो तो ये एक, जिस तरह बादल घूम रहे होते, मैं साथ इमेज लगा दूंगा, उस तरह स्पेस के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म का बनता है नेबुला। ओके, अब जब ये नेबुला बना, ये क्लाउड फॉर्म हुआ, अब आपको पता है कि हर पार्टिकल, ये क्लाउड बना हुआ है, ओके। अब जो पार्टिकल है इनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जिसका फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, F = Gmm/r स्क्वायर, जो न्यूटन ने दिया था। ये मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते जाते हैं, बात समझ आ रही, और मैस बढ़ता जाता है और ज्यादा करीब आते जाते हैं, ठीक हो गया। जब ये मजीद करीब आते हैं तो ये एक सर्कल सा, एक गोल सा, एक छोटा सा, एक बॉल की तरह शेप क्रिएट होती है, और इन सब को जिस फोर्स ने इकट्ठा किया उस फोर्स का नाम है ग्रेविटी, ओके। और ग्रेविटी लगती है टुवर्ड्स द सेंटर, इसलिए इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल शेप होती है, एक स्फीयर की तरह, एक फुटबॉल की तरह एक शेप होती है। और जब ये इस तरह की, ये क्लाउड इस तरह की शेप ले लेता है तो इस शेप का नाम है प्रोटोस्टार। यानी यहां पे स्टार बनने का प्रोसेस शुरू हो गया है। स्टार से पहले जो एक शेप वो स्टार लेता है उसको बोलते हैं प्रोटोस्टार, और ये एक फुटबॉल, एक स्फीयर की तरह होती है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जब पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं तो यहां पे असल स्टोरी शुरू होती है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ओके। कोलाइड करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, ओके। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, एक दूसरे के करीब आते हैं, जिससे इनकी डेंसिटी भी बढ़ती है। डेंसिटी बढ़ती है, इनका प्रेशर भी बढ़ता है। प्रेशर बढ़ता है तो इनका टेम्परेचर भी राइज करता है, बात समझ आ रही। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो यहां पे शुरू हो जाएगा फिशन रिएक्शन। स्टार में जो मेन प्रोसेस होता है जिसकी वजह से स्टार की जिंदगी स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है फिशन से। अब फिशन किसके दरमियान होता है, हाइड्रोजन मिलता है हाइड्रोजन से और उससे बनता है हीलियम, ओके।
और साथ रिलीज होती है एनर्जी, और ये एनर्जी होती है इन दी फॉर्म ऑफ हीट, और ये हीट काम करती है किसका? फ्यूल का, जो स्टार को जिंदा रखता है। जिस तरह हम खाते पीते हैं और हम जिंदा रहते हैं, इस तरह जो स्टार का फ्यूल है वो ये हीट है। बात समझ आ रही? तो यहां से स्टार का जन्म होता है, जिसको बोलते हैं मेन सीक्वेंस। क्या बोलते हैं? मेन सीक्वेंस। बात समझ आ रही? मैं साथ साथ इनकी तस्वीरें भी लगाता जाऊंगा। मेन सीक्वेंस क्या है, प्रोटोस्टार क्या है, नेबुला क्या है, आपको साथ साथ विजुअलाइजेशन भी होती जाएगी। तो यहां तक बच्चे हम पहुंच गए फिशन के अंदर। अब फिशन में हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, और ये नॉर्मल, ये जवानी बोलते हैं स्टार की। और जो हमारा सन है, याद रखना बच्चों, वो इस फेज में, हमारा सन जिसमें हम मतलब हमारी अर्थ भी आती है, हमारा सोलर सिस्टम जो है, उस वो जो स्टार है वो मेन सीक्वेंस में चल रहा है। बात समझ? अब यहां से मेन सीक्वेंस में स्टार के दो कैटेगरीज बनती है। कुछ होते हैं जो लो मैस होते हैं, लाइट स्टार होते हैं, जिसमें हमारा सन भी आता है और रेड ड्वार्फ भी आते हैं। ये सारे लो मैस हैं। और अगर जो फिशन रिएक्शन हो रहा है या जो प्रोटोस्टार का साइज बहुत बड़ा है, यानी मैसिव हाई मैस वाले हैं, तो उससे बनते हैं ब्लू जायंट और सुपर जायंट। तो स्टार की यहां पे मेन सीक्वेंस में दो कैटेगरीज बन जाती हैं। एक होते हैं लो मैस वाले और एक होते हैं हाई मैस वाले। ठीक हो गया? अभी हम देखेंगे कि जो हाई मैस वाले होते हैं, इनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत लो होता है, और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? हाई होता है। ये भी हम डिटेल से देखेंगे। मुझे बताएं बच्चों, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा? दोबारा सुनो। जो स्पेस है वो क्लाउड से मिलकर बनी होती है। बहुत ज्यादा क्लाउड्स होते हैं, वो ग्रेविटी की वजह से इकट्ठे होते हैं। बात समझ आ रही? और क्लाउड को नेबुला बोलते हैं। जब क्लाउड इकट्ठा होता है, प्रोटोस्टार बनता है, उस समय जब फिशन रिएक्शन शुरू हो जाता है तो वो कहलाता है मेन सीक्वेंस। इसके बाद बच्चों हम आगे चलते हैं, इन दो को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ओके बच्चों, तो मैं लो मैस की बात कर रहा हूं। हमारे पास ये एक स्टार बन गया। ओके, अब ग्रेविटी जो है वो उसको इनवर्ड पुल कर रही है। बच्चों यहां पे स्टोरी सुनना ध्यान से। ग्रेविटी स्टार को पुल कर रही है इनवर्ड। और आपको पता है, जब कोर जो सन की होती है, स्टार की होती है, कोर स्टार की कोर, वो बहुत हॉट होती है। बस समझ, फ्यूजन हो रहा है, हॉट है, तो आपको पता है गैसेस हैं, गैसेस फैलती हैं। बस समझ आ रही? कोई भी गैस गर्म करो तो क्या करती है? फैलती है। तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाती है। अब गौर करना बच्चे, बाहर की तरफ लग रहा है इनवर्ड प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं इनवर्ड प्रेशर। ये बाहर की तरफ लग रहा है, और अंदर की तरफ क्या लग रही है? ग्रेविटी। होता यह है कि ग्रेविटी और जो इनवर्ड बाहर की तरफ आउटवर्ड प्रेशर लग रहा है, आउटवर्ड प्रेशर बाहर की तरफ लग रहा है, इनवर्ड ग्रेविटी और आउटवर्ड, जब ये दोनों इक्वल होते हैं, बात समझ आ रही है, तो ये कंडीशन कहलाती है मेन सीक्वेंस। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। यानी ग्रेविटी अंदर की तरफ, प्रेशर बाहर की तरफ, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, और यह फिनोमेना कहलाता है हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम। और स्टार एक नॉर्मल कंडीशन में होता है, एक एक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। और यहां से उसकी जो इक्वेशन बनती है वो बनती है डेल्टा पी ओवर डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस जी एम रो ओवर आर स्क्वायर। बात समझ आ रही? अब ये सारा क्या फेनोमेना है? तो ये है चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वो इक्वल है जी एम मैस ऑफ स्टार। ओके, मैस ऑफ स्टार, रो डेंसिटी ऑफ स्टार। ठीक हो गया? इस रेडियस तक, इसलिए इसके साथ आर लिखा हुआ है, इसके साथ भी आर है, मैस भी रेडियस, क्योंकि स्टार बाहर भी फैला होता है। तो हम वो जो उसका मेन उसकी शेप है स्फेरिकल, उस तक हम ये ले रहे हैं। और आर स्क्वायर, और आर का मतलब है यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो प्रेशर है, जैसे जैसे हम सेंटर से आउटवर्ड जाते हैं, प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। कोर पे टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर भी ज्यादा होता है। जैसे आप कोर से आउटवर्ड जाते हैं, प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन। तो ये इक्वेशन कहलाती है हाइड्रोस्टैटिक एक्विलिब्रियम की इक्वेशन। यानी यहां पे अब जो स्टार है वो बैलेंस कंडीशन में चल रहा है। तो स्टार जब काफी अरसा
चलता रहता है बैलेंस कंडीशन में, इस कंडीशन में, तो मैं पहले बात कर रहा हूं लो मैस की। किसकी? लो मैस। अब लो मैस में काफी अरसा चला तो यहां पे जो फ्यूजन हो रही है वो फ्यूजन हो रही है हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है? हीलियम। अब होता यह है कि फ्यूजन चलते चलते जो हाइड्रोजन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, यानी वो खत्म हो जाता है। बस समझ आ रही? अब मजीद ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब आप सोचो, जो ऑक्सीजन नहीं होगा तो इसका मतलब है जो हीट है वो कम होती जाएगी, हीट कम होती जाएगी, टेम्परेचर भी कम होता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। जब प्रेशर कम होगा इट मींस कि ग्रेविटी क्या है? ज्यादा। बात समझ आ रही? तो स्टार कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा, एक दूसरे के मॉलिक्यूल करीब आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी उसको पुश कर रही है इनवर्ड और प्रेशर लग रहा था किधर? आउटवर्ड। अब प्रेशर कम हो गया, ग्रेविटी बढ़ गई, तो इस वक्त जो हमारा लो मैस लाइट स्टार था वो बन जाता है बच्चों रेड जायंट। क्या बन जाता है? रेड जायंट। यानी मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करना शुरू कर देते हैं। बात समझ आ रही? और ग्रेविटी बढ़ती जाती है और एक ऐसी सूरत हाल आती है कि जो अंदर वाला कोर है स्टार का वो बहुत डेंस हो जाता है, बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, क्योंकि यहां पे ग्रेविटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जो आउटर हिस्सा है, बाहर वाला स्टार का हिस्सा, जहां पे ग्रेविटी वीक होती है, यहां पे लेस डेंस होता है, ये लेस डेंस क्लाउड की तरह बन जाता है। तो यहां पे वो एक फेनोमेना होता है जो इस कोर को अलग कर देता है। बात समझ आ रही? और जब ये कोर अलग होती है तो ये कोर कहलाती है व्हाइट ड्वार्फ। ओके, और ये अलग हो जाती है, और ये जो क्लाउड है ये क्लाउड अलग हो जाता है और ये कोर अलग हो जाती है। कोर अलग होके बन गई व्हाइट ड्वार्फ, और ये जो बाहर क्लाउड था ये बन जाता है प्लेनेटरी नेबुला, यानी वही दोबारा क्लाउड बन जाता है। बात समझ आ रही है? तो इस तरह ये जो लो मैस स्टार है उसका अंत होता है, उसका एंड होता है। तो दोबारा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं ध्यान से, सिर्फ मैं लो को भी एक्सप्लेन करूंगा। क्लाउड मिले, नेबुला बना, नेबुला ग्रेविटी की वजह से मॉलिक्यूल करीब आए, प्रोटोस्टार बना, वहां से फ्यूजन शुरू हुआ तो बन गया मेन सीक्वेंस। मेन सीक्वेंस जो था वो लो मैस का था, लो स्टार था, उसका हाइड्रोजन मतलब कंज्यूम हुआ, एग्जॉस्ट हुआ, तो वो हीलियम अब नहीं बना रहा था, तो इसका मतलब है ग्रेविटी जो है वो बढ़ गई, प्रेशर कम हो गया, उससे बना रेड जायंट। बात समझ आ रही? रेड जायंट जो था वो चेंज हो गया, वो उसकी जो कोर है वो अलग होगी और बाहर जो उसका हिस्सा है वो अलग हो गया, कोर बन गई व्हाइट ड्वार्फ, और जो बाहर वाला क्लाउड था वो बन गया प्लेनेटरी नेबुला। तो ये जो सीक्वेंस है बच्चों, ये वाला सीक्वेंस ये यूज होता है लो मैस स्टार के लिए। बात समझ? जिसमें हमारा सन भी आता है। तो हम जानते हैं अब कि हमारे सन का जो एंड है वो कैसे होगा। इसके बाद हमारा सन रेड जायंट बनेगा, रेड जायंट के बाद हमारा सन व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, और उसका क्लाउड अलग होके क्या बन जाएगा? प्लेनेटरी नेबुला बन जाएगा। लेकिन इसका लाइफ साइकिल 10 बिलियन ईयर्स से भी ज्यादा है, तो अभी इतनी ज्यादा परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं जो हाई मैस है उसके साथ क्या हुआ। तो हाई मैस वाला स्टार था, जो हाई मैस वाला था उसको हम बोलते हैं ब्लू जायंट या सुपर जायंट। इसके साथ क्या हुआ अब हम देखते हैं। तो बच्चे हमारे पास एक हाई मैस कोर है, उसके अंदर भी चल रहा है फ्यूजन। बच्चे बताता चलूं, जो ज्यादा कोर वाला होता है उसमें फ्यूजन बहुत ज्यादा फास्ट होता है। जब फास्ट होगा तो हाइड्रोजन मिलके पहले क्या बने? हीलियम। बच्चे सुनते जाना स्टोरी। यहां पे क्या होता है? हीलियम मजीद टेम्परेचर ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो हीलियम मजीद एक दूसरे के साथ फ्यूज होती है, जिससे बनता है ऑक्सीजन बन सकता है, जिससे क्या बन सकता है? नाइट्रोजन बन सकता है। बात समझ आ रही? अब जब ये दोनों बनेंगे तो नाइट्रोजन और ज्यादा फ्यूजन होती है, तो जिससे सिलिकॉन वगैरह बन सकता है। और फिर मजीद अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो सिलिकॉन से भी एक और मटेरियल बन सकता है जिसको बोलते हैं आयरन। तो ये मैसिव स्टार की लास्ट स्टेज होती है जब वो क्या बनाता है?
कोर के अंदर क्या बनाता है, आयरन। बात समझ आ रही? यानी फाइनल स्टेज, इसके बाद और फ्यूजन नहीं हो सकती, यानी आयरन फ्यूज होकर कोई और मटेरियल बनाए, ऐसा मुमकिन है नहीं है। तो ये लास्ट स्टेज होती है। इस वक्त फिर क्या होता है कि जब फ्यूजन के लिए कोई मटेरियल नहीं होता, सारे मटेरियल क्या कर जाते हैं, एग्जॉस्ट, तो विद इन सेकंड्स ग्रेविटी विन कर जाती है। यानी ग्रेविटी ज्यादा, हीट नहीं है, प्रेशर बाहर वाला नहीं होगा, तो जब ग्रेविटी विन करेगी तो यहां पे होगा बच्चों सुपर नोवा, यानी स्टार की जिंदगी का एंड। बात समझ आ रही? एक ब्लास्ट होगा। बात समझ आ रही? और क्योंकि ग्रेविटी कोलैप्स कर जाएगी और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। बात समझ आ रही? यहां पे दो तरह की चीजें जन्म लेंगी। अगर तो इसकी कोर, याद रखना बच्चों, मीडियम है। क्या है? मीडियम। स्मॉलर नहीं, स्मॉलर वाला हमने कर लिया, मीडियम है, मीडियम साइज की कोर है। तो इस सुपरनोवा के बाद जन्म होगा न्यूट्रॉन स्टार का। किसका जन्म होगा? न्यूट्रॉन स्टार बनेगा। और अगर जो कोर है वो मतलब हाई साइज की है, बिगर साइज की है, लार्जर साइज की है, तो उससे बच्चों जन्म होता है किसका? ब्लैक होल का जन्म होता है। समझ आ रही? और हमारी जो गैलेक्सी है नासा के अकॉर्डिंग, उसमें लातादाद न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल पाए जाते हैं। बात समझ आ रही? कई हजारों लाखों सालों से जो स्टार थे बड़े बड़े कोलैप्स हुए और उसके नतीजे में क्या बने? न्यूट्रॉन स्टार बने और ब्लैक होल बने। ये इतने मैसिव होते हैं, इतनी ज्यादा इनकी ग्रेविटी होती है, उनको मैं आपको इस शेप में बनाता हूं। ये हमारे पास स्पेस टाइम है। ओके, तो अगर मैं इसके ऊपर एक न्यूट्रॉन स्टार रख देता हूं, इतना वजनी होता है कि स्पेस टाइम में इस तरह का बैंड बन जाता है। बात समझ आ रही? तो अब आपको पता है कि ये लाइट को, ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। ये न्यूट्रॉन स्टार मैंने बनाया है। कौन सा? न्यूट्रॉन स्टार। बहुत ग्रेविटी होती है, लेकिन इसके मुकाबले अगर ब्लैक होल की बात करूं तो उसकी ग्रेविटी और ज्यादा होती है। वो बहुत ज्यादा स्पेस टाइम को क्या कर देता है? बेंड। इतना बेंड कर देता है कि इवन लाइट भी उससे एस्केप नहीं कर सकती। बात समझ आ रही? तो ये बच्चों हमारे पास कहलाता है स्टेलर एवोल्यूशन, जिसका आगाज होता है नेबुला से और मैसिव स्टार में इसका एंड होता है न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल में, और लाइटर स्टार में इसका जो एंड होता है वो होता है प्लैनेटरी नेबुला या व्हाइट ड्वार्फ। तो बच्चे, मैं मैसिव की बात करूं तो ध्यान से सुनना, मैं उसको मतलब रिपीट कर रहा हूं। हाई मैस होता है, साइज बहुत बड़ा होता है, फ्यूजन फास्ट होती है, हाइड्रोजन हीलियम बनता है, हीलियम से ऑक्सीजन नाइट्रोजन बनते हैं, सिलिकॉन बनता है और आयरन बनता है। एंड आयरन के बाद इसका फ्यूल एग्जॉस्ट कर जाता है, ये कोलैप्स कर जाता है अंडर द ग्रेविटी और होता है सुपरनोवा। सुपरनोवा के बाद अगर वो मीडियम कोर हो तो बनता है न्यूट्रॉन स्टार, और अगर बहुत बड़ी कोर हो तो उससे बनता है ब्लैक होल। यानी ये ज्यादा मैसिव होता है और ये कम मैसिव होता है। तो ये है बच्चों हमारा सारा स्टेलर एवोल्यूशन। आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो हमारा सन क्या है, न्यूट्रॉन स्टार क्या है, ब्लैक होल क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।